हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार मूवी के बारे में जो है नेशनल ट्रेजर का पार्ट 2 बुक ऑफ सीक्रेट्स। ये मूवी एक एक्शन पैक्ड एडवेंचर है जहां बेन गेट्स और उसकी टीम एक और थ्रिलिंग ट्रेजर हंट पर निकलते हैं। इस बार उनको एक पुराने राज को सॉल्व करना है जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के असैसिनेशन से जुड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन हिस्ट्री में युद्ध के खत्म होने के 5 दिन बाद दो राजदार आदमी थॉमस गेट्स के पास आए। थॉमस गेट्स बेन गेट्स के परदादा थे। राजदार आदमी ऐसे लोग होते हैं जो किसी बड़े राज या सीक्रेट के जानकार होते हैं। उन आदमियों ने थॉमस से एक डायरी में छुपे मैसेज को डिकोड करने के लिए कहा। थॉमस ने मैसेज को पहचान लिया। ये एक प्लेफेयर साइफर था। प्लेफेयर साइफर एक इनक्रिप्शन टेक्निक होती है जिसमें लेटर्स को पेयर करके ऐसे मैसेज को अनरीडेबल बनाया जाता है ताकि सिर्फ वही लोग इसे समझ सके जो इसे डिकोड करना जानते हैं। थॉमस ने उन कोड का अनुवाद किया। तब तक वो दोनों आदमी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का कत्ल करने निकल गए थे। थॉमस ने पजल को सॉल्व किया और समझा कि वो लोग कन्फेडरेसी की मदद कर रहे हैं। अमेरिकन हिस्ट्री में कन्फेडरेसी उन स्टेट्स का ग्रुप था जो सिविल वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स से अलग होकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये समझने के बाद उसने साइफर के पेजेस डायरी से फाड़ दिए ताकि उन्हें जला सके। तभी एक कातिल ने थॉमस को गोली मार दी और एक पेज का टुकड़ा लेकर भाग गया। मरने से पहले थॉमस ने अपने बेटे को साइफर का कीवर्ड बताया जो था वो कर्ज जो हर किसी को चुकाना पड़ता है। लगभग 140 साल बाद मशहूर ट्रेजर हंटर बेन गेट्स ने सिविलियन हीरोज कॉन्फ्रेंस में थॉमस की कहानी बताई। लेकिन तभी एक ब्लैक मार्केट डीलर मिच विल्किंसन सामने आया और कहा कि बेन के पूर्वज असल में प्रेसिडेंट के कत्ल की मास्टरमाइंड है। उसने कहा कि जो सो कॉल्ड खजाने का मैप था वो सिर्फ एक झूठ था और डायरी को जलाना एक सबूत छुपाने की कोशिश थी। मिच ने बचा हुआ पेज का टुकड़ा निकाला जिसमें कातिलों की लिस्ट लिखी थी। जब म्यूजियम के स्टाफ ने तुरंत उस पेज की जांच की तो पता चला कि मिच के हाथों में जो कागज था वो सच में उस डायरी से ही था। गेट्स परिवार की इज्जत पूरी तरह से नाश हो गई। अपने पूर्वज की इज्जत बचाने के लिए बेन ने खजाने की तलाश फिर से शुरू कर दी। उसने एबिगेल से मदद मांगी थी ताकि वो पेज पर और भी निशान ढूंढ सके, लेकिन वो दोनों ब्रेकअप की किनारे पर थे। इसलिए बेन ने अपने पुराने दोस्त राइली से मदद मांगी ताकि वो अपने पुराने मेंशन के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके। इसी दौरान एबिगेल अपने नए बॉयफ्रेंड कॉनर के साथ वापस आ गई। बेन ने जानबूझकर कॉनर से टकराया ताकि वो उसे शर्मिंदगी महसूस करवा सके। बाद में कुछ बातचीत के बाद एबिगेल ने आखिरकार मदद करने के लिए हाँ कर दिया। स्पेक्ट्रल इमेजिंग के जरिए उन्हें आखिरकार छुपा हुआ प्लेफेयर साइफर मिल गया। अब उन्हें एक कीवर्ड की जरूरत थी। बेन ने अपने पिता से परिवार की कहानी के बारे में पूछा और पैट्रिक ने जल्दी से उसे उस मैसेज के बारे में बताया कि जो कर्ज हर किसी को चुकाना पड़ता है। बेन तुरंत समझ गया कि जवाब डेथ है। आगे के इंक्रिप्शन के बाद बेन ने एनालाइज किया कि अगला क्रू पेरिस में छोटी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर है। वहाँ राइली ने ड्रोन के जरिए स्टैचू को हर एंगल से देखा और क्लू को ढूंढ लिया। ये क्लू रेजोल्यूट डेस्क का एक रेफरेंस था। रेजोल्यूट डेस्क अमेरिकन हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेस्क है जिसमें एक बकिंगम पैलेस लंदन में है और दूसरा व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में है। ये लोग तुरंत लंदन के लिए निकल पड़े, लेकिन इसी दौरान पैट्रिक पर मिच के आदमियों ने हमला किया और उसका फोन रिप्लेस कर दिया ताकि मिच बेन के प्लान को चुपके से सुन सके। बाद में बेन और राइली बकिंगम पैलेस पहुंच गए और अलग अलग काम करने लगे। राइली बाथरूम में छुपकर सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रहा था। बेन ने अपने आप को नशे में होने का नाटक किया ताकि उसे सिक्योरिटी रूम में ले जा सके, लेकिन तभी एबिगेल वहां आ गई। पता चला कि पैट्रिक ने उसे क्लूज के बारे में बता दिया था। बेन ने अपनी बातें बदलकर उन्हें एक कपल का झगड़ा दिखाने वाले ड्रामे में बदल दिया। एबिगेल ने उसकी मंशा समझ ली और दोनों ने गार्ड्स को इरिटेट कर दिया जिससे उन्हें सिक्योरिटी रूम में ले जाया गया। जब गार्ड्स वहां से चले गए, राइली ने उन्हें एलिवेटर के जरिए क्वीन के ऑफिस तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने डेस्क के एक ड्रॉर का पजल सॉल्व कर लिया और एक लकड़ी का प्लैंक छुपा हुआ पाया जो डेस्क की साइड में था, लेकिन मिच उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। चेस के दौरान बेन ने एक रेड लाइट को क्रॉस किया ताकि सिक्योरिटी कैमरा से प्लैंक की फोटो ले सके। उसने राइली से कहा कि वो पुलिस सर्वर से उस फोटो को एक्सट्रैक्ट करे और फिर उसने प्लैंक को नदी में फेंक दिया। अमेरिका वापस जाने पर उन्होंने देखा कि जो प्लैंक मिला था उस पर प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। पैट्रिक ने मजबूरी में अपनी एक्स वाइफ से मदद मांगी जिसका नाम एमिली था। उसकी एक्स वाइफ एक ऐसी एक्सपर्ट थी जो प्राचीन भाषाओं को समझने में माहिर थी। उसने कहा कि कार्विंग्स का मतलब है दुनिया के बीच का एक खास या छुपा हुआ स्थल, लेकिन उसने ये भी बताया कि प्लैंक पर जो सिंबल्स है वो अधूरे हैं, जो अब उन्हें व्हाइट हाउस में दूसरा प्लैंक ढूंढना था। बेन और एबिगेल ने उसके नए बॉयफ्रेंड कॉनर को, जो एक व्हाइट हाउस क्यूरेटर है, को मनाया ताकि वो उन्हें ओवल ऑफिस में रेजोल्यूट डेस्क देखने दे। व्हाइट हाउस क्यूरेटर वो इंसान होता है जो व्हाइट हाउस के हिस्टोरिकल फैक्ट्स और कलेक्शन का देखभाल करता है। ऑफिस के अंदर एबिगेल ने बहाना बनाया कि उसकी इयररिंग खो गई है, जबकि बेन चुपके से डेस्क के नीचे घुस गया और उसने पाया कि दूसरा प्लैंक एक प्रेसिडेंशियल स्टैम्प से रिप्लेस हो गया है। प्रेसिडेंशियल स्टैम्प एक खास निशान या सील होता है जो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को दर्शाता है। राइली ने तुरंत पहचाना कि ये स्टैम्प एक सीक्रेट शेयर डायरी का सिंबल है। सीक्रेट शेयर डायरी एक ऐसी खास डायरी है जो यूएस प्रेसिडेंट के अलग अलग राष्ट्रपतियों
के द्वारा लिखी गई थी। उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में जानकारी होती है और उसको पढ़ने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को होता है। अपने पूर्वज की निर्दोषता को साबित करने के लिए बेन ने फैसला किया कि वो प्रेसिडेंट को किडनैप करेगा। प्रेसिडेंट के बर्थडे के दिन बेन ने एक गेस्ट का भेष धारण करके वो पार्टी में पहुंच गया। उसे पता था कि प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उसने जॉर्ज के द्वारा बनाया गया एक मैप निकाला और बताया कि जिस बिल्डिंग में वो अभी खड़े हैं उसके अंदर एक छुपी हुई अंडरग्राउंड टनल है, जिससे प्रेसिडेंट की रुचि जागृत हो गई। प्रेसिडेंट को ये जानने की बड़ी इच्छा हुई कि क्या वो टनल अब भी मौजूद है। वो बेन के साथ टनल को एक्सप्लोर करने चले गए और टनल में अपने गार्ड को वापस भेज दिया। बेन ने प्रेसिडेंट को धीरे धीरे उस सीक्रेट टनल में ले गया और आसानी से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही प्रेसिडेंट अंदर आए, बेन ने दरवाजा बंद कर दिया और सीधे अपनी मंशा बताई। उसने प्रेसिडेंट से आशा की वो उसकी मदद करेंगे। उसने कहा कि अगर वो गोल्डन सिटी को ढूंढ लेता है तो वो सारे खजाने को देश के नाम कर देगा ताकि प्रेसिडेंट को इतिहास में याद रखा जाए। गोल्डन सिटी सोने का शहर है, एक रहस्यमय नगर जहाँ खजाना छुपा हो सकता है। प्रेसिडेंट ने बेन को चेतावनी दी कि उसने ये जो काम किया है इसको किडनैपिंग के रूप में देखा जाएगा, लेकिन फिर उसने ये भी बताया कि जो सीक्रेट बुक है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में छुपी हुई है। जाने से पहले प्रेसिडेंट ने बेन को पेज 47 को देखने के लिए याद दिलाया। इसके बाद बेन और उसकी टीम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस गई ताकि वो सीक्रेट किताब को ढूंढ सके। FBI का पीछा करते हुए बेन, एबिगेल और राइली ने किताब का सिर्फ एक झलक लेने में सक्सेस हासिल की। उन्होंने मिसिंग प्लैंक का फोटोग्राफ पाया और ये भी पाया कि अगले क्लू माउंट रशमोर की ओर इशारा करते हैं कि खजाना वहाँ छुपा हो सकता है। बेन ने ये फोटो पैट्रिक को भेज दिया, लेकिन मिच को भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई और उसने एमिली को किडनैप कर लिया। एमिली ने पैट्रिक को एक हिंट दिया ताकि वो बाद में उसे ढूंढ सके। अगले दिन मिच माउंट रशमोर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि बेन उसका इंतजार कर रहा था। बेन ने वादा किया कि उसे सिर्फ गोल्डन सिटी ढूंढना है ताकि वो अपने पूर्वज की इनोसेंस साबित कर सके और मिच सारे खजाने का मालिक बन सकता है, लेकिन मिच को अकेला ही पार्टिसिपेट करना होगा। उसके साथी जिनके पास बंदूकें हैं वो बाहर रहेंगे। मिच ने कुछ देर सोचने के बाद बेन की बात मान ली और इस पर राजी हो गया। बाद में उन्होंने पहाड़ों की चढ़ाई की और लेटर में दिए गए एंट्रेंस पर पहुंचे। लेटर के मुताबिक प्रवेश द्वार तभी दिखाई देगा जब आसमान साफ होगा और तेज बारिश होगी। उन्होंने पत्थर पर पानी डाला और जल्दी से एक ईगल का सिंबल पाया। बेन ने धीरे धीरे अपना हाथ होल में डाला और एक स्विच को गिराया जो एक प्रवेश द्वार को दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए राइली ने एक पुरानी रोप को तोड़ दिया, जिसकी वजह से एंट्रेंस सील हो गया। उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। परेशानी अकेली नहीं आई, टीम को जल्दी ही एक नए जाल का सामना करना पड़ा। ये जाल एक स्क्वायर के रूप में था। चारों को ट्रैक को बैलेंस रखने के लिए हर कोने पर खड़ा होना पड़ा। उन्हें एक सीढ़ी भी दिखी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। टीम वर्क के साथ मिच को पहले ऊपर आने में मदद की और बेन को आखिरी में। उन्होंने उस जाल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। उसके बाद टीम ने अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखी और एक हॉल पाया। बेन ने अपने पास रखे ऑयल लैंप को जलाया। बेन देखता है कि वो लोग चारों तरफ से पानी के झरने से घिरे हुए हैं और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बहते हुए पानी को फॉलो करते हुए बेन ने सेंटर में एक व्हील को घुमाया जिसने पानी को रोक दिया और एक रास्ता नीचे की तरफ दिखाया। टीम ने टनल को फॉलो किया और आखिरकार सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढ लिया। पैट्रिक और एमिली भी यहाँ नीचे आए। सोने की चमकती हुई सिटी को देखकर मिच ने आखिरकार माना कि उसने बेन के पूर्वजों का अपमान किया बस इस गोल्डन सिटी को ढूंढने के लिए। जब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तब अचानक डैम गिर गया और पानी भरना शुरू हो गया। उन्होंने पानी के साथ ड्रेनेज में घुसना शुरू किया, लेकिन किसी को डोर को पकड़ के रखना पड़ता और ताकि बाकी लोग भाग सके। मिच इसके लिए नहीं मान रहा था। उसने एबिगेल को मारने की धमकी दी ताकि बेन को रुकना पड़े। बेन के पास कोई और चॉइस नहीं थी। फिर उन्होंने व्हील घुमाया, लेकिन जब मिच पहले निकल रहा था तभी पानी की लहर ने बाकी लोगों को बाहर धकेल दिया और गिरते हुए पत्थर ने व्हील को तोड़ दिया, जिससे बेन दरवाजे के पास गिर गया और मिच भी व्हील में फंस गया। वो जान गया अगर उसने दरवाजे को दोबारा खोला तो पानी बेन को बाहर धकेल देगा, लेकिन अगर उसने व्हील को नीचे रखा तो कोई भी नहीं बच पाएगा। अपने आखिरी पल में मिच ने बेन से दुनिया को बताने के लिए कहा कि उसने गोल्डन सिटी को ढूंढ लिया है और फिर उसने अपनी आखिरी सांस से व्हील को धकेल दिया, जिससे बेन बाहर निकल गया। मिच की कुर्बानी के साथ बेन और बाकी लोग सतह पर वापस आ गए। उन्हें बाद में प्रेसिडेंट ने ग्रीट किया, बेन के आरोप को क्लियर किया और सबको सुप्रीम ऑनर दिया। बेन ने अपने वादे को पूरा करते हुए मिच को डिस्कवरी करने के लिए श्रेय दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने बेन से सीक्रेट बुक के पेज 47 के बारे में पूछा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करें और बताएं कि आपको इस फिल्म में कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू।